Hello everybody. Today onwards, I will discuss Avogadro law, Dalton's atomic theory, and average atomic mass. Avogadro law क्या कहता है? At constant temperature and pressure value, if two gases having the same volume, then the number of molecules found in them will be same. Means अगर टेम्परेचर और प्रेशर को हम फिक्स्ड रखते हैं और कोई भी दो गैसेस को एक फिक्स्ड वॉल्यूम में ले लेते हैं, मतलब वॉल्यूम ए इक्वल्स टू वॉल्यूम बी, तो उसमें पाए जाने वाले जो मॉलिक्यूल्स का नंबर होता है वो सेम होता है। ओके, मतलब इसका अगर हम 1 लीटर ले लेते हैं, गैस बी का वॉल्यूम 1 लीटर ले लेते हैं, अगर उसमें फर्स्ट गैस में तुम्हें 10 मॉलिक्यूल्स मिलता है तो सेकेंड गैस में भी क्या मिलेगा? 10 मॉलिक्यूल्स मिलेगा। ओके, इस बात को इन्होंने फर्स्ट टाइम एक कॉन्फ्रेंस में रखा था, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में। तो जो फर्स्ट इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई थी केमिस्ट्री की, वो हुई थी 1860 में कार्लसरूहे, जर्मनी में। ओके, उसके बाद बात करते हैं डाल्टन के एटॉमिक थ्योरी की। डार्ट, तो इनके कुछ अजम्पशंस हैं। फर्स्ट अजम्पशन ये है, इनके अकॉर्डिंग एवरी मैटर इज कंसिस्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पार्टिकल विच आर नोन एज एटम एंड एटम इज इंडिविजुअल। ओके, मीन्स अगर यही मार्कर की हम बात कर लेते हैं तो ये मैटर बहुत सारे इंडिविजुअल पार्टिकल से बन रखा है। ओके, उन उन पार्टिकल्स को हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। मीन्स तो वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल क्या है? एटम है, और उसको हम डिवाइड नहीं कर सकते। ओके, दूसरा पॉइंट इन्होंने कहा, ऑल द एटम्स ऑफ गिवन एलिमेंट आर सेम इन एवरी एस्पेक्ट। अगर हाइड्रोजन है, उसके जितने भी एटम्स होंगे वो हर तरीके से सेम होंगे। तीसरा पॉइंट इन्होंने कहा, जब एलिमेंट्स के एटम एक फिक्स्ड रेशियो में कंबाइन होते हैं देन कंपाउंड फॉर्मेशन होता है। ओके, फोर्थ पॉइंट इन्होंने कहा, केमिकल रिएक्शन के दौरान जो रिएक्टेंट के एटम्स होते हैं वो आपस में एक रीऑर्गेनाइज होते हैं और क्या बनाते हैं? प्रोडक्ट के मॉलिक्यूल बनाते हैं। ओके, बट ये जो इनके एजम्पशंस थे उनमें बहुत सारे डिमेरिट्स रहे, वो फेलियर्स रहे। क्या क्या फेलियर्स थे? फर्स्ट इन्होंने कहा कि मैटर का जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है वो एटम है, और एटम कैसा है? इंडिविजुअल है। बट साइंस का जैसे जैसे एडवांसमेंट हुआ तो हमें पता चला कि एटम इज कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। और जब आप किसी एटम को बहुत ज़्यादा एनर्जी देते हो तो उसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? बाहर हो जाते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं? आयनाइजेशन या आयनाइज्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो जैसे ही आपने एटम को एनर्जी दिया, उसमें से जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन था वो बाहर हो गया, तो इस प्रोसेस को आयनाइजेशन बोल देते हैं। और उस जो वो एस्केप हुआ इलेक्ट्रॉन था वो बाहर चला गया, तो मीन्स एटम क्या हो गया? डिवाइड हो गया, फर्दर डिवाइड हो गया ना। तो इनका फर्स्ट अजम्पशन रॉन्ग हो गया। दूसरा इन्होंने कहा, ऑल द एटम्स ऑल द एटम्स ऑफ गिवन एलिमेंट आर सेम। अब हमने हाइड्रोजन का एग्जांपल लिया, तो हाइड्रोजन के जो एटम्स हैं उनमें एक का मास एक होता है, मतलब कोई एटम का मास एक होता है, किसी एटम का मास 2 होता है, किसी एटम का मास 3 होता है। तो एक ही एलिमेंट के जो एटम है वो क्या हो रहे हैं? उनके मास नंबर क्या हो रहे हैं? डिफरेंट हो रहे हैं। अगर किसी एटम के डिफरेंट एटम हैं, ठीक है, और उनके में मास में डिफरेंस होता है, तो इनको बोलते हैं आइसोटोप्स। तो आइसोटोप्स के केस में ये जो आपका सेकेंड एजम्पशन है वो फेल हो जाता है। ठीक है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइडियम। इनका एटॉमिक नंबर तो सेम है, बट इनका जो मास है वो क्या हो गया? डिफरेंट हो गया। अब इन्होंने तो कहा था कि ये सेम होना चाहिए, बट यहाँ पे इनके मास नंबर डिफरेंट हो गए, तो प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइडियम बन गया। तो इस केस में, आइसोटोप्स के केस में, ये जो सेकेंड अजम्पशन है वो फेल हो गया। इसी तरीके से इन्होंने कहा कि डिफरेंट एलिमेंट के जो एटम्स होंगे वो हर तरीके से डिफरेंट होंगे, बट इट वॉज नॉट ट्रू। वाई? आइसोबार्स के केस में अगर हम बात करते हैं, पोटेशियम और कैल्शियम क्या है? डिफरेंट एलिमेंट है, लेकिन उनके जो एटम है उनमें मास नंबर क्या हो गया? सेम। 19 पोटेशियम 40, 20 कैल्शियम 40, तो यहाँ पे मास नंबर दोनों का क्या हो गया? सेम हो गया। तो इस वजह से ये क्या हो गए? कुछ ना कुछ तो सिमिलैरिटी रख रहे हैं ना। तो आइसोबार्स के केस में भी ये assumption क्या होता है? फेल हो जाता है। अब आपके पास आता है थर्ड पॉइंट। थर्ड एजम्पशन क्या कहता है इनका? कंपाउंड फॉर्मेशन कैसे होती है? ये कहते हैं कि
डिफरेंट एलिमेंट के जो एटम्स हैं वो आपस में एक फिक्स्ड रेशियो में कंबाइन होते हैं, तब जाके क्या बनता है, कंपाउंड फॉर्म होता है। ओके, जैसे H2O है तो इसमें H2 और O एक फिक्स्ड रेशियो में कंबाइन हुए हैं और H2 बनाए हुए हैं। और इन्होंने साथ साथ ये भी कहा कि एक ही एलिमेंट के जो एटम है वो कंबाइन नहीं हो सकते। अगर नहीं हो सकते तो फिर हाइड्रोजन कहाँ से आया, फिर नाइट्रोजन कहाँ से आया, फिर ऑक्सीजन कहाँ से आई। तो ये तीसरा जो इनका एजम्पशन था वो भी कंप्लीटली ट्रू नहीं है। फोर्थ जो इन्होंने कहा, केमिकल रिएक्शन। इनके अकॉर्डिंग केमिकल रिएक्शन के दौरान जो रिएक्टेंट के एटम्स हैं आपस में रीऑर्गेनाइज होके प्रोडक्ट देते हैं, प्रोडक्ट के मॉलिक्यूल्स देते हैं। ओके, ये कुछ हद तक सही है। तो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के बहुत सारे जो एजम्पशन हैं वो क्या हो गए, टाइम टू टाइम साइंस के एडवांसमेंट और टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट की वजह से फेल हो गए। ओके, नाउ वी हैव वन एटॉमिक मास यूनिट। 1 AMU इक्वल्स टू होता है 1.66056 into 10 to the power minus 24 ग्राम। दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि एक AMU कितने ग्राम के इक्वल होता है। ओके, प्लीज कीप इन माइंड कि दिस वन इज 10 to the power minus 24 ग्राम, smallest quantity, minus 24, very very small amount. Okay, this one is in minus. And today this atomic mass unit is replaced by unified mass and can be represented as U. Now we have average atomic mass. What happens, sometimes there are so many different kind of atoms of same element. Like if you take the example of carbon, कार्बन के आपके पास 3 आइसोटोप्स हैं, एक का मास 12 है, एक का 13 है, एक का 14 है। जिसमें से 14 वाला रेडियो एक्टिव होता है और कार्बन डेटिंग में इसका यूज होता है। किसी भी प्लांट का एज निकालने के लिए इसका यूज होता है। ठीक है, तो कार्बन 12 नेचर में कितना मिलता है, 98.892 और इसका एटॉमिक मास कितना है, 12। 13 से कितना मिलता है, 1.108 इंटू और इसका जो एटॉमिक मास है 13.00335। 14C इसका 2 into 10 to the power minus 10 and the 14.00317 is its atomic mass. तो अगर आपको एवरेज एटॉमिक मास निकालना है तो सिंपल मैथ्स की तरह नहीं निकालना है इसको। ठीक है, जिसमें हम इसके मास को ऐड करते हैं फिर 3 से डिवाइड कर देते हैं। दिस इज नॉट ट्रू फॉर दिस केस। तो इसको ध्यान रखना, इसमें क्या करना है, इस एबंडेंस को मल्टीप्लाई करना है इस एटॉमिक मास के साथ और ऐसे इसके साथ भी करना है, ऐसे इसके साथ भी करना है, फिर तीनों को सम कर देना है तो हमारे पास ये मिल जाता है। ठीक है, दूसरी चीज ये भी आपको माइंड में रखनी है कि दिस वन इज गिवन इन परसेंटेज। अब इसको हमने परसेंट को किस में बदलना पड़ेगा, एक नंबर में बदलना पड़ेगा। देन वी हैव टू डिवाइड दिस नंबर बाय 100। दैट्स व्हाई हियर 2 digits here, point will be here and 0.98892 will be formed. Okay, तो एवरेज एटॉमिक मास कैसे निकालते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, ऐसे इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, ऐसे इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, फिर तीनों को ऐड कर दिया। ऐसे ही आप क्लोरीन के केस में भी एवरेज एटॉमिक मास निकाल सकते हैं। ओके, तो आज के इस लेक्चर में बहुत सारे क्वेश्चन जो अराइज होते हैं उनमें क्या है कि एवोगैड्रो लॉ क्या है। ठीक, अगर आपको किसी टाइम पे क्या दिया जाए, दो गैसें हैं और बोला जाए आपसे कि एक का वॉल्यूम 1 लीटर है, दूसरे का भी वॉल्यूम 1 लीटर है, तो निम्न में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। अब हो सकता है उनमें किसी में सिमिलर दिया हो, किसी में डिफरेंट दिया हो, किसी में एक का ज़्यादा किसी का एक का कम दिया हो। तो आपके अकॉर्डिंग कौन सा वाला सही होना चाहिए, जिसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, सेम होंगे। दूसरा क्वेश्चन, फर्स्ट जो केमिस्ट्री का कॉन्फ्रेंस था, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस, वो कब हुआ था, 1860 में। कहाँ पर हुआ था, कार्लसरूहे जर्मनी में हुआ था। ओके, डाल्टन्स की एटॉमिक थ्योरी कहाँ पे फेल आती है, आइसोटोप्स के केस में, आइसोबार्स के केस में। इंडिविजुअल एटम्स की बात करी तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के केस में। तीसरा इन्होंने कहा कि एक ही एटम के जो मतलब एक ही एलिमेंट के अलग अलग एटम्स कंबाइन नहीं हो सकते, N2O2 के केस में। जो डायटोमिक गैसेज है उनके केस में फेल हो गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन अराइज होता है कि एवरेज एटॉमिक मास कैसे निकालते हैं। तो जैसे क्लोरीन का केस ले लेगा वो एग्जामिनर, आज से क्लोरीन का केस ले लेगा, तो आपको एवरेज एटॉमिक मास निकालना आना चाहिए। 1 AMU इक्वल टू कितना होता है, 1.66056 इंटू 10 टू द पावर माइनस 24 ग्राम के इक्वल होता है। और आज की डेट में हम 1 AMU को क्या बोलते हैं, U बोलते हैं। ओके गाइज, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट, प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर।
and this gives me so much encouragement. Please share. Thank you. Have a nice day.